क्वेश्चन। हाँ जी भाई साहब, ये हमने अभी किया था कि आप इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल को डिपेक्ट कर सकते हो यूजिंग नर्न्स इक्वेशन। कि किसी भी इलेक्ट्रोड का कितना पोटेंशियल होगा वो आप नर्न्स इक्वेशन से देख सकते हो, ठीक है ना। तो आपने एक फॉर्मूला किया हुआ है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट नोड, वो स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। वो स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना पोटेंशियल होगा किसी भी सेल का, वो कैसे देते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा कि जो आपकी आयंस की कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, 1 मोलर। और अगर आपका कोई गैस लिया तो गैस का प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटमोस्फियर, और टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन, ठीक है ना। ये आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे ऐसी चीजें लिखी हुई है मतलब आपको ई नॉट सेल ही पूछा गया, ठीक है। बट अगर आपको किसी और टेम्परेचर पे या आपकी आयंस की कंसंट्रेशन कुछ और है या गैस का प्रेशर कुछ और है, तब आपको ई सेल पूछा जाए, ईएमएफ ऑफ द सेल पूछा जाए, तो वो होता है ई, उसको ई सेल लिखते हैं, नॉट हटा देते हैं, नॉट स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड कंडीशंस। फॉर्मूला वही है ई सेल का, ई सेल इज ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब आपको पता है आपने नर्न्स इक्वेशन के जरिए किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हो, E इज इक्वल टू ई नॉट फॉर्मूला माइनस 1 RT अपॉन NF 1 बाय आयन की कंसंट्रेशन, वो किया ना पीछे आपने। तो इसी के जरिए आपको हेल्पफुल होगा कि आपको निकालना है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन ईएमएफ ऑफ द सेल। कैसे टेम्परेचर को अगर चेंज करो तो ईएमएफ, अब पूरे सेल का ईएमएफ कैसे चेंज होता है। इससे पहले ग्रानिकल सेल का लेक्चर नंबर 2 जो मैंने डाला 3 डाला था, उसमें इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बारे में बात करी थी सिर्फ, ठीक है। अब मैं किसके बारे में बात करूं, पूरे सेल के ईएमएफ को कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है और कंसंट्रेशन इफेक्ट करता है। समझ लग गई, बात क्लियर होगी। सेल लेक्चर नंबर 3 में कैसे कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड टेम्परेचर अफेक्ट्स पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है। क्वेश्चन वहां पे भी आता है और क्वेश्चन पूरे सेल के ऊपर कैसे असर डालता है वैसे भी आता है, यानी कि 2 तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं आपको। तो आज जो हम करने लगे फॉर्मूला क्या करने लगे, कैसे टेम्परेचर और कंसंट्रेशन इफेक्ट डालती है ईएमएफ ऑफ द सेल पे। इसको भी हम नर्न्स इक्वेशन की हेल्प से लिखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो सेल है वो 2 इलेक्ट्रोड को मिला के बनेगा ना, ठीक है। यानी कि 2 इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप जैसे भी कैथोड माइनस एनोड कर दोगे तो आपका टोटल ई सेल आ जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं एग्जाम्पल के लिए, मैंने फिर से डेफिनेशन उठा लिया, जिंक कन्वर्ट्स टू जिंक आयन, कॉपर कन्वर्ट्स टू कॉपर आयन कन्वर्ट्स टू कॉपर, ठीक है। यानी कॉपर की रिडक्शन हो रही है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। अब ऑक्सीडेशन हाफ एनोड लिख दिया, एनोड को क्या हो रहा है, जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आयन में। बट मेरे को पता है अगर मैंने नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करनी है, इफ आई वांट टू अप्लाई नर्न्स इक्वेशन आई शुड राइट दिस आल्सो इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन, लिख दिया, ठीक है। बात क्लियर है भाई साहब, ठीक है। इसको उल्टा करके लिख दिया, रिडक्शन की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि मैंने नर्न्स इक्वेशन लिखनी है। अब मैं नर्न्स इक्वेशन लिखता हूँ, ई जिंक पॉजिटिव जिंक इज इक्वल टू ई नॉट जिंक, यही होती है इसकी इक्वेशन, हम कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। मेटल मेटल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लेते हैं, ऐसे रिडक्शन आप लेता हूँ, कॉपर टू पॉजिटिव कन्वर्टेड कॉपर, इस पर तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में जा रही है, तो लिखा दिए सीधा इक्वेशन। अब क्या होगा, ई सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब आपका कैथोड कौन सा है, कॉपर, और एनोड कौन सा है, जिंक। आपने माइनस कर दिया, यानी कि 1 को 2 में से माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। इधर वाली साइड पे क्या हो जाएगा, ये वाले पार्ट में से ये पार्ट माइनस हो गया, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर माइनस जिंक 2 पॉजिटिव जिंक। दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे ये लेफ्ट हैंड साइड होगी इक्वल टू ये राइट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड में ई नॉट में से ई नॉट वाला पार्ट माइनस कर दे, ई नॉट कॉपर 2 कॉपर माइनस ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव जिंक, ठीक है जी। माइनस RT बाय NF मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, लॉग 1 बाय कॉपर 2 पॉजिटिव माइनस लॉग 1 बाय जिंक 2 पॉजिटिव। अब माइनस को अगर मैं उल्टा कर दूं, ऐसे कर दूं, अगर ऊपर ले जाए माइनस से हट जाएगा लॉग के आगे से, ये हो गया। तो लॉग m प्लस लॉग n क्या था, लॉग m बाय लॉग n क्या होता है, अब इनको इकट्ठा लिख दिया ना, लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, प्रोडक्ट हो जाता है, लॉग m इंटू n हो जाता है, मैंने m इंटू n कर दिया, ठीक है, नीचे आ गया आपका। अब देखो ये जो है ln है, जो ये नेचुरल लॉग है, आप याद रखना। अब ये जिंक पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऊपर, कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन नीचे, ठीक है जी। ई नॉट सेल ऐसे, ये ई सेल है, ई सेल। अब ये जो ईएमएफ निकालोगे, ये जो आपको गिवन कंसंट्रेशन ऑफ आयन होगी उसके ऊपर निकलेगा, ठीक है। अगर आपका स्टैंडर्ड कंडीशन होती तो जिंक 2 पॉजिटिव की वैल्यू 1 हो जाती, कॉपर 2 पॉजिटिव की वैल्यू भी 1 हो जाती, तो ये वाला लॉग 1 0 होता है, ये वाला पार्ट सारा 0 होता है। अल्टीमेटली ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल, फिर यही पार्ट बचता है सिर्फ,
अगर आपका स्टैंडर्ड कंडीशन होता तो ये वाला पार्ट 0 हो जाता, क्योंकि ये भी 1 हो जाता, ये भी 1 हो जाता। लॉग 1 क्या होता है, 0 होता है। ये नेचुरल लॉग है, लॉग बेस्ड नहीं है, नेचुरल लॉग है। अगर नेचुरल लॉग को लॉग की फॉर्म में लिखना है 2.303, इसको ऐसे करके लिख देंगे। नेचुरल लॉग को हटाना हो तो लॉग 10 के बेस में लिखना हो तो NF LOG जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। ये क्वेश्चन आते हैं बच्चे कि आपको इस कंसंट्रेशन पे आप ई सेल निकाल दो, ई नॉट दिए होंगे, ठीक है। ई सेल पूछा होगा, मैं आपको नॉन इक्वेशन पे क्वेश्चन आ गया, आपने ध्यान देखना है कि आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है जी। अल्टीमेटली, ठीक है भाई साहब, तो अगर मैं बोलूं अगर स्टैंडर्ड कंडीशन होती मेरी, अगर मेरी स्टैंडर्ड कंडीशन होती, ये वाला पार्ट 1 हो जाता, लॉग 1 0 हो जाता, ये वाला पार्ट 0 हो जाता। अल्टीमेटली अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर क्या होता है भाई साहब, आप मेरे को बताओ, फिर से आपके लिए बता रहा हूं। कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन कितनी होती, 1 मोलर होती। कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव कितनी होती, 1 मोलर होती, ठीक है। और लॉग 1 क्या होता है, लॉग 1 0 होता है, ठीक है। तो ई सेल किसके बराबर हो जाता, ई नॉट सेल। तो तभी आपका सारा पार्ट टेम्परेचर वगैरह कोई भी फैक्टर नहीं डालता जब आप ई डॉट निकाल रहे हो तो, ठीक है जी। क्लियर है भाई साहब। टेम्परेचर 298 केल्विन, अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए तो फिर उसका भी फैक्ट देखना पड़ेगा आपको, टेम्परेचर चेंज करने से भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये मैं क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी आयंस की, डिसोसिएशन कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, सब कुछ। कनेक्टिविटी तो अल्टीमेटली आयंस के ऊपर डिपेंड करती है ना। अगर आयन ज्यादा बन गए तब कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, अगर आयन ज्यादा तेजी से मूव करने लगे तब कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसलिए टेम्परेचर का इफेक्ट भी पड़ेगा और कंसंट्रेशन का इफेक्ट भी पड़ता है ई सेल के ऊपर। बात क्लियर हो गई है। तो ये इक्वेशन लगाओगे, ये तो अभी जिंक आयन के, ऐसे कॉपर आयन, ऐसे बहुत कोई भी सेल हो सकता है, उसमें आपने देखना है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन। अब अगर मैं इसको जनरली एक्सप्रेस कर सकूं, जनरल अगर मैंने इक्वेशन लिखनी हो कि कैसे असर डालता होगा नॉइस इक्वेशन का। अब देखो अल्टीमेटली क्या होता है, अगर मैं देखूं जो मेरा ई सेल है, ई सेल वो कैसे लिखा जा रहा है, पहले तो ई नॉट सेल लिखना पड़ेगा मेरे को, और माइनस आर टी कहाँ गया भाई, ये देखो ये मिस्टेक हो गया, आर टी यहाँ पे था 2.303 बाय, यही फर्क होता है क्लासरूम लेक्चर का और यहाँ पे। कभी कभी बच्चे बताते सर आप आर टी मिस कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा हिंड्रेंस रहता है ये वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो लॉग, अब देखो जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है उसका आयन ऊपर रखा हुआ है, यानी कि जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, ऑक्सीडाइज आयन ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और रिड्यूस्ड आयन की कंसंट्रेशन नीचे, रिड्यूस्ड आयन नीचे, ठीक है। जिस चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है उसका आयन ऊपर, जिस चीज की रिडक्शन हो रही है उसका आयन नीचे। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो अगर मैं प्लस लिख दूं तो उल्टा हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। आपको सीधा ये अगर जनरल एक्सप्रेशन बन जाएगी वैसे ही बन जाएगा ना, ई सेल ई नॉट सेल, इक्वेशन किसी फॉर्म में प्लस फॉर्म में लिखी होगी 2.303 बाय NF RT लॉग, अब ऊपर क्या आ जाएगा, रिड्यूस्ड आयन कंसेंट्रेशन, रिड्यूस्ड पार्ट, और नीचे क्या आ जाएगा, ऑक्सीडाइज पार्ट। क्योंकि जनरल एक्सप्रेशन पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि नर्स इक्वेशन कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है या कंसंट्रेशन इफेक्ट करती है, उसकी जनरल एक्सप्रेशन क्या है नर्स इक्वेशन की। तो ये है, मेरे ख्याल से आपको पता लग गया। मैम नजर आ रहा है, मैडम नजर आ रहा है, एलिजिबल है? थोड़ा थोड़ा नहीं पूछ रहा था, यानी कि इसको मैं अगर मैं जनरल आपको लिख दूं, जनरल एक्सप्रेशन लिख देता हूं कि आपको कोई और क्वेश्चन दिया हो, कोई और सम सेल आ जाए तो आप बोलो सर आपने तो हमको जिंक वाले क्वेश्चन कराया था। एक्सप्रेशन आपके सामने लिख दी है मैंने। जनरल एक्सप्रेशन क्या बनती है, ई सेल ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT RT बाय NF LOG। ऊपर कौन सा, अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो ऊपर ऑक्सीडाइज चीज ऊपर रखोगे, जो चीज ऊपर उसका ऑक्सीडाइज का आयन ऊपर रखना है। ये आपके लिए लिखते हैं, ऑक्सीडेशन लिखा होगा उधर, उधर ऑक्सीडाइज लिखा होगा सिर्फ, और नीचे रिड्यूस्ड, ठीक है जी, उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव और कैसे लिखी हो सकती है, ई सेल, तो क्वेश्चन है मेरे को याद है, उनको पेपर में सीधा ही एक बार ये आ गया था,
तो 1 मिनट तो लगा था पहले सोचते हुए, बाद में इक्वेशन खुद ड्राइव की तो आ गया था। तो ऊपर रिड्यूस्ड, अगर रिड्यूस आए ऊपर आ जाए, उल्टा कर दोगे तो पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर नहीं आती इक्वेशन भूल भी जाए तो आप डैनियल सेल से बना सकते हो, ठीक है ना। ये या तो इस फॉर्म में दी होगी, बोथ आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है जी। तो इसके जरिए अब हम निकाल सकते हैं भाई साहब। ओके, अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आप निकाल सकते हो यहां से, ठीक है जी। 1 मिनट। हाँ जी, बिफोर हम आगे बात करें, हम पहले एक चीज करना चाहेंगे कि अगर आपने सेल, जो भी आपका सेल है एक पर्टिकुलर पोटेंशियल वाला, उससे मैक्सिमम आप कितना काम करवा सकते हो, मतलब कितनी देर तक उसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब कितना वर्क ऑब्टेनेबल है फ्रॉम अ सेल। और यहाँ अगर आप सेल कितना काम कर सकता है, इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय अ सेल, वो क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है। कितनी वोल्टेज लगानी पड़ी है कूलम चार्ज को, ठीक है, लेके आने के लिए एक डिस्टिंक्ट पॉइंट से, ठीक है ना। ये फिजिक्स की टर्म है, हमने पढ़ी हुई है। इलेक्ट्रिक वर्क डन, E is equal to Q. E is potential. E here is potential. EMF of the cell. और Q आपका कूलम, चार्ज इन कूलम्स, चार्ज इन कूलम्स। अगर आपके एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन मतलब एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का Q क्या देता है, F के बराबर। अगर आपकी जो रिएक्शन है, उसके जो रिडॉक्स रिएक्शन जो आप हो रही है, उसमें n इक्विवेलेंट्स इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे किसी रिएक्शन में अगर मान लो आपका जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी, तो 1, ठीक है ना। ये n वो है कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है जी। तो Q इज इक्वल टू NF हो जाएगा, टोटल चार्ज, ठीक है। तो अब यहाँ से इस इक्वेशन में भर दो, NFE हो गया, इलेक्ट्रिक वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल इज इक्वल टू NFE। और आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स क्या पढ़ा हुआ है, कितना काम आप ले सकते हो, नेट यूजफुल वर्क ऑब्टेनेबल। यूजफुल वर्क क्या होता है, वर्क अदर देन वर्क ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के वर्क का फॉर्मूला P डेल्टा भी आपने करा हुआ है, ठीक है ना। उसके अलावा कोई और तरह का काम, जैसे मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, कुछ भी हुआ किसी भी चीज से, तो वो क्या होता है आपका यूजफुल वर्क। और नेट यूजफुल वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम एनीथिंग, अगर यहाँ पे सेल है तो सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, जितना फ्री एनर्जी में डिक्रीज होगा। और आपको पता है फ्री एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का, आपकी टोटल एनर्जी होती है इंटरनल एनर्जी। टोटल एनर्जी का वो वाला पार्ट जो वर्क में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। इससे जितना वो डिक्रीज आएगा उतना ही वर्क आएगा, ठीक है। माइनस डेल्टा जी इक्वल टू नेट यूजफुल वर्क, ये क्वेश्चन होता है बड़ा इंपॉर्टेंट। अब देखो फ्रॉम 3 and 4 ये भी वर्क था, ये भी वर्क है, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, माइनस NFE, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपका मैक्सिमम वर्क होए, तो आपने पढ़ा हुआ थर्मोडायनेमिक्स में, वर्क कब मैक्सिमम, जब प्रोसेस कैसे हो रहा हो, रिवर्सिबली हो रहा हो, व्हेन सेल ऑपरेट्स रिवर्सिबली। तो यहां से हमारे पास EMF की डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है जी। अब वहां पे आ जाएंगे EMF की डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई साहब हमारे पास मैक्सिमम वर्क कितना आ सकता है, हम वो देखें, मैक्सिमम पावर कितनी सेल की। जब आप बाजार से सेल लेके आओगे, आप यही देखो ना कितना मैक्सिमम दे सकता है, उससे ज्यादा तो वो दे नहीं सकता। तो कब होगा, जब वो काम कर रहा होगा रिवर्सिबली। अभी बात करते हैं, आपने देखा कोई भी रिएक्शन हो रही है तो रिवर्सिबली आप अगर उसको एक जगह पर रिड्यूस करा सकते हो तो ऑक्सीडाइज भी करा सकते हो, ठीक है ना, रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। बस रिवर्सिबली होने का थर्मोडायनेमिक्स टर्म में मतलब क्या होता है कि प्रोसेस बहुत स्लोली हो रहा है, बहुत स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में हो रहा है। ये आपको शायद याद होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो ये बात में ध्यान से सुन लो। रिवर्सिबल प्रोसेस वो वाला होता है विच अकर्स इनफाइनेटिसिमली स्लोली, ठीक है, और स्टेप्स में, कि हर स्टेप में जो आगे जाते हुए चेंज आ रहा है, अगर आप रिवर्स कर दो प्रोसेस तो एग्जैक्टली सेम स्टार्टिंग पे पहुंच जाओगे, ठीक है जी। तो ये है आपका डेल्टा जी माइनस NFE। तो डेल्टा जी आपको पता, EMF पता चल रहा है सेल का, F आपको पता है फैराडे 96500, कितने इलेक्ट्रॉन सोल्ड है वो पता, जब फ्री एनर्जी चेंज आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक तरह का आपका ब्रिज बन जाती है इक्वेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है जी। रिवर्सिबली ही क्यों कंडीशन चूज करनी है, ताकि हम अपनी वो जो इक्वेशंस हैं, वो जो सारे थर्मोडायनेमिक रिलेशंस हैं, वो यहाँ पे लगा सकें, ठीक है। इसीलिए आप जब EMF की डेफिनेशन मैं आपको कराता हूं, तो वहां पे आप देखना वो सेल, वो मैक्सिमम पोटेंशियल
जब उसमें से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा होता, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, अब वहां पे चलते हैं। हाँ जी, अब ईएमएफ ऑफ सेल की डेफिनेशन कर लेते हैं। ये पहले कराई, अब दोहरा रहा हूं तो कुछ बातें करने लायक हो गई हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा जो सेल है वो रिवर्सिबल, थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल हो। मतलब क्या है, जो भी प्रोसेस हो रहा है वो इनफाइनेटिसिमली स्लोली हो रहा है। ठीक है, ताकि अगर हम जैसे एक स्टेप आगे जाए, अगर हम फोर्स उल्टी लगा दें, उल्टी डायरेक्शन में लगा दें, तो हमारा एग्जैक्ट हम जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं पे पहुंच जाए। ठीक है, तो हमने क्या देखा है, देखो ये मैंने सेल दिखाया, हम ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपका सेल का नेगेटिव पार्ट है, मान लो ये आपका पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है जी, ये आपकी इनवर्ड साइड है, वो आपकी कैथोड साइड है। बाहर से आपने ये सेल लिए, बाहर आउटसाइड सेल कोई और सेल है, अगर आप इसको कनेक्ट कर दो ऐसे कि इसका नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दो, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दो, जब तक तो ये दोनों बैलेंस होंगे, जितना ईएमएफ इसका है सेल का, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई सेल आउट, ईएमएफ ऑफ पोटेंशियल ऑफ आउटसाइड सेल। ठीक है, ये जो आपने बाहर से अप्लाई किया, ई सेल इज इक्वल टू नो करंट ड्रॉन, नो करंट ड्रॉन, कोई भी करंट नहीं जाएगा आगे, क्योंकि जितना यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाना है, कुछ उल्टी डायरेक्शन में भेज देगा, ऐसे ऐसे उल्टे जोड़ दिए आपने। ठीक है, तो अगर आप ये तो दोनों बैलेंस करेंगे तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। अगर तीन केसेस हो सकते हैं, तीन केस हो सकते हैं आपके पास। यहाँ पे मैं ई सेल बोल रहा हूं सेल के लिए, और ई ओ लिख रहा हूं आउटसाइड सेल के लिए। ई आउटसाइड ये बाहर से लगाया है, अपोजिंग लिख दो, ई अपोजिंग, अपोज कर रहा ना उसको, तो क्या होगा, नो करंट ड्रॉ होगा। नो करंट ड्रॉ फ्रॉम सेल, ये हो जाएगा। दूसरा, जब ई सेल विल बी ग्रेटर देन ई अपोजिंग, तो क्या होगा, करंट गोज आउटसाइड। ठीक है, मूव करेगा। ठीक है, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जैसे स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन, जिधर की तरफ वो स्पॉन्टेनियस है उधर की तरफ चलेगी। ठीक है, तो ई सेल ग्रेटर देन ई अपोजिंग हो गया। और तीसरी चीज क्या आ जाएगी, ई सेल अपोजिंग, करंट गोज, रिएक्शन मूव्स इन स्पॉन्टेनियस। अगर ई अपोजिंग क्या हो जाए, ग्रेटर देन ई सेल हो जाए, तब क्या आ जाएगा, रिएक्शन मूव्स इन नॉन स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन। उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, करंट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये हो जाएगा। तीन चीजें हो सकती हैं। तो रिवर्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपको पता है, रिवर्स थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल होने के लिए अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स तकरीबन क्या होना चाहिए सेम। तो हमारा ये वाला कंडीशन होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई अपोजिंग। तो हमारे पास अब इस सिचुएशन में जो हम ईएमएफ मेजर करेंगे, जब यानी कि सेल में से कोई भी करंट नहीं आ रहा, तो बोलते हैं ईएमएफ। तो क्या बोलते हैं, ईएमएफ। तो डेफिनेशन क्या बन जाती है, द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड व्हेन सेल इज बैलेंस्ड अगेंस्ट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल। बाहर से एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल लगाया है और सेल को बैलेंस किया गया उसके साथ, ताकि उसमें से कोई भी करंट ड्रॉ ना हो। तो दैट तब जो पोटेंशियल मेजर होगा, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। मीन्स EMF of cell is equal to potential when no current is drawn from the cell। ये क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और the difference of potential which causes the current to flow from electrode of higher potential to one of the lower। करंट वैसे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे मूव करता है, ये भी डेफिनेशन होती है। पर जनरली आपका EMF वो वाला पोटेंशियल, हर समय पोटेंशियल नहीं, जब आपने उसमें से कोई भी करंट नहीं ड्रॉ किया तब जो उसका पोटेंशियल है, दैट इज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है जी। ईएमएफ स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहले ऐसे फोर्स बोला जाता था, अब ये पोटेंशियल ही बोला जाता है। ठीक है जी,
बात क्लियर होगी। ईएमएफ ऑफ द सेल इज अ पोटेंशियल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। और ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमने इसको थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल बनाना है। थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल होने के लिए हमने जो अपोजिंग पोटेंशियल लगाना है सेल के पोटेंशियल के बराबर लगाना है। और इस समय जो पोटेंशियल आप मेजर करोगे दैट विल बी, जब उस सेल में से आपने कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया तब वो वाला पोटेंशियल क्या होता है, उस सेल का ईएमएफ होता है। किसी और समय पे जो आप पोटेंशियल मेजर करोगे जब उसमें से करंट जा चुका है तो वो उसका ईएमएफ नहीं होगा। ठीक है जी, ये डेफिनेशन पे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरी बात रिवर्सिबिलिटी, हाँ जी, तो वो थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबिलिटी बनाने के लिए हमारा वो जो हमने काम किया है वो है। और डेल्टा जी आप निकाल सकते हो माइनस NFE फॉर्मूला लगा के, ठीक है, फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, तो बेसिकली हमने रिवर्सिबिलिटी ऑफ सेल क्यों लाए हैं, ताकि हम थर्मोडायनेमिक रिलेशंस अप्लाई कर सकें इस सेल के ऊपर, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ये क्वेश्चन आ जाता है ये भी। तो आगे बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे हम, उसके ऊपर आ जाते हैं। हाँ जी, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी मेजर कर सकते हैं। देखो आपने देखा ना, आपके घर में कोई भी आप सेल लेके आते हो जो रिमोट्स में डलते हैं, जो थोड़ी देर बाद काम करना बंद कर देते हैं, क्यों? ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं डैनियल सेल के एग्जांपल इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जिंक ये एग्जांपल की है, थोड़ा इजी होता है इसलिए ये एग्जांपल आ जाती है दिमाग में। ठीक है, जिंक कॉपर, जिंक आयन कॉपर। ठीक है जी, अब देखो सॉलिड है। अब हमने इसके लिए इक्वेशन लिखी थी, ये लिखी थी ई सेल की लिख दी थी। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे रीअरेंज कर सकता हूँ, NFE, देखो ई मिस हो गया, देखो यहाँ पे ई मिस हो गया। एक ही इक्वेशन है पूरे चैप्टर में ना, दो फॉर्मूले आए हैं, NFE सेल, NFE नॉट सेल माइनस RT लॉग वगैरह हो गया। ठीक है, अब इतने पार्ट को माइनस डेल्टा जी अभी करा हमने, इतने पार्ट को माइनस डेल्टा जी नॉट लिख सकते हैं। ये नॉट स्टैंडर्ड शेड वाला है, ये किसी और कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो माइनस RT लॉग ये वगैरह। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन, अब अगर इसको इधर माइनस ले जाऊं तो ये क्वेश्चन बन जाएगी। अब देखो भाई साहब, एक टाइम आएगा जैसे जैसे आप सेल यूज करोगे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, तो जिंक किसमें कन्वर्ट होता जाएगा, जिंक रॉड किसमें कन्वर्ट होती जाएगी, जिंक आयन में। और कॉपर आयन किसमें कन्वर्ट होता जाएगा, कॉपर, यानी कि जिंक आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी और कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज करती जाएगी। ये प्रोसेस होएगा। ठीक है, दिख रहा है, क्योंकि ये बन रहा है और ये कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, और अल्टीमेटली आपने देखा है किसी भी रिएक्शन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आयन, करता है ना, यानी कंसंट्रेशन ऑफ आयन के ऊपर। अगर और टेम्परेचर पे भी ये नॉइस इक्वेशन बताती है हमको। ठीक है, अगर आपका कंसंट्रेशन ऑफ आयन चेंज हो गया, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन चेंजेस, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है भाई साहब, अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा, अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा। देखो ऑक्सीडेशन हाफ में कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन हाफ का जो, मगर आप ये रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ई नॉट वैल्यू, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बढ़ रहा है कम हो रहा है, कैसे, जैसे आपकी रिएक्शन हो रही है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जैसे आपका रिएक्शन हो रहा है वैसे ये रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, इलेक्ट्रोड अकेली का, अकेले इलेक्ट्रोड की डायग्राम, एक इलेक्ट्रोड का। देखो ऑक्सीडेशन हाफ में आयंस बढ़ रहे हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, रिडक्शन हाफ में आयन कम हो रहे हैं उसका पोटेंशियल कम होता जाएगा। एक टाइम आएगा जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा और वहां पे सेल वर्क करना स्टॉप कर देता है। क्यों? क्योंकि आपका जो करंट आ रहा था वो दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आ रहा था, अब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, करंट कब फ्लो करना बंद कर देता है, जब एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, करंट स्टॉप्स टू फ्लो when electrode potential of cathode is equal to एनोड, जब दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर हो जाता है, नॉट जीरो। क्वेश्चन लिखा हो जाता है कि जीरो हो जाना, नहीं जीरो नहीं होता,
दोनों का बराबर हो जाता है, ठीक है जी। और ऐसा पॉइंट कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम, यानी कि आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। तो अगर हम देखें ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड स्टॉप्स टू फ्लो व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज इक्वल टू एनोड, ये क्वेश्चन है। जीरो नहीं होता है, वो बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो हो जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो नहीं होता, दोनों के बीच में जो क्या बोलते हैं बराबर हो जाते हैं, डिफरेंस जीरो हो जाता है, दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाता है, बट खुद वो जीरो नहीं होते। ये क्वेश्चन है, किसी भी फॉर्म में लिखा हो सकता है। उसके बाद अब देखो, अब आपको पता है किसी भी टाइम पे जो ई सेल है वो क्या है, ई कैथोड, ई नॉट सेल नहीं चेंज होता, क्योंकि ई नॉट सेल तो स्टैंडर्ड स्टेट की बात है ना। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड ये होता है। अब अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन आ जाता है। एट इक्विलिब्रियम ई सेल जीरो होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं जीरो होता, ये बात याद रखना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों के बराबर हो जाते हैं, नॉन जीरो होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पे कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, लोगों के पास ई सेल घूमता रहता है, ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम वाले प्रोसेस में ई सेल जीरो हो जाता है, ठीक है भाई साहब, क्लियर है, ओके, बात क्लियर हो गई। एट इक्विलिब्रियम ई सेल इक्वल टू जीरो, मोटी मोटी दिमाग में बात डाल लो, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब देखो, अब अगर इक्विलिब्रियम हो गया, अगर मान लो प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम, इसको अगर हम डेरिवेशन को आगे चलाना चाहें, एट इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा जी विच इज माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज दिस इज जीरो, दिस ई सेल इज जीरो, तो ये जीरो हो गया, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी लॉग। अब यहां पे जो कंसेंट्रेशन बढ़ेगी ना आयन की, जिंक आयन की कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, स्टार्टिंग वाली नहीं भरनी, ठीक है, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कॉपर आयन एट इक्विलिब्रियम, यहां पे इक्विलिब्रियम वाली कंसेंट्रेशन भरनी है, स्टार्टिंग वाली नहीं भरनी। तो आपका इक्वेशन क्या बन गया, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, आर टी लॉग जिंक टू पॉजिटिव इक्विलिब्रियम बाय कॉपर टू पॉजिटिव इक्विलिब्रियम। ये आपको सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया, ठीक है जी। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू आर टी, ठीक है, लॉग ये, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी लग जाएगी। हाँ जी, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है। भाई साहब कुछ गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि डेल्टा की मैंने 60 लॉग किया होता है ना रिलेशन, एक यहाँ पे मिस्टेक हुआ, तभी बोल रहा हूँ ना, वीडियो लेक्चर में क्लास में थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाती है, कहीं पे मिस्टेक हो रहा हो तो बच्चे बोल देते हैं, तो ये दिक्कत आ जाती है। डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग, ये हो गया, और ये अब यहाँ पे ये था, तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, माइनस साइन। ये मैं बोलूँ डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी लॉग ये होता है, तो यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, दिस इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम। माइनस साइन के लिए हम लाल मार्कर यूज कर लेते हैं, क्योंकि तो आपने किया हुआ है, ठीक है, ये वही रिलेशन आ गया जो आपने थर्मोडायनेमिक्स में करा हुआ है। वो कौन सा रिलेशन करा हुआ है आपने, रिलेशन अल्टीमेटली क्या बन गया है, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी लॉग के। अब यहां पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ये के क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो आप वही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही है ना, याद ध्यान रख लेना आप, ठीक है, वो सेम रिलेशन है। हो सकता है आपको अब के पूछ लें, ठीक है, डेल्टा जी नॉट निकाल लो पीछे से, तो आप के निकाल सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी। ये यहाँ पे ध्यान देना, इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन है, स्टार्टिंग वाली कंसंट्रेशन नहीं है। और ऊपर से आपने एक और क्या बात ध्यान देनी है, हाँ, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी लॉग ये होता है, डेल्टा जी नहीं है माइनस आर टी लॉग ये होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। डेल्टा जी नॉट होता है, क्योंकि ई सेल जीरो होता है, ई नॉट सेल जीरो नहीं होता, ठीक है जी। तो दिस इज नॉट, ये रिलेशन नहीं होता, ये डेल्टा जी नॉट होता है माइनस आर टी लॉग। तो मेरे ख्याल से अभी क्वेश्चन हो गए हैं, काफी काम हो गया है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स के ऊपर आना चाहिए, ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा इफेक्ट ऑफ पीएच, फिर कंसंट्रेशन सेल्स, ठीक है, चलो।